स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेटवे। आज की हम इस वीडियो में क्लास 12 की न्यू फिजिक्स की बुक के यूनिट नंबर 19 के चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट एमसीक्यू। सो इन फर्स्ट एमसीक्यू दे आर आस्किंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बाय मैग्नेटिज्म इनवर्ट्स, यानी हम मैग्नेटिज्म या फिर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी से कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द मूवमेंट ऑफ कंडक्टर विद इन मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि हम जब भी क्या नाम है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी भी कंडक्टर को मूव करवाएं या फिर एक कंडक्टर को हम छोड़ के मैग्नेटिक फील्ड को भी मूव करवा लें तो क्या होता है उस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है। और ये इलेक्ट्रिसिटी की इंडक्शन या लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो फैराडे का लॉ था वो बताता है कि जितना हम ईएमएफ इंड्यूस करवाएंगे, करंट जितना भी हम इंड्यूस करवाएंगे किसी भी कॉइल या कंडक्टर में, उतनी उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यू नंबर 2 में पूछ रहे हैं, इंड्यूस ईएमएफ कैन बी जनरेटेड बाय रिलेटिव मूवमेंट नॉन एज द जनरेटर इफेक्ट एंड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स नॉन एज द ट्रांसफार्मर इफेक्ट। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि ये तो केसेस क्या जो हमारा लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था, मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करवाने वाला था, वो इनमें से दोनों केस या फिर ट्रू है। ऑप्शन नंबर ए में पूछ रहे हैं, बी में पूछ रहे हैं या फिर दोनों ही फॉल्स हैं, सी में पूछ रहे हैं या तो दोनों एप्लीकेबल है, और डी में पूछ रहे हैं सिर्फ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड के लिए। स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं बताऊं तो वो ट्रांसफार्मर इफेक्ट को ही कहते हैं। और ट्रांसफार्मर इफेक्ट में हम मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करवाते हैं। उसमें क्या नाम है, कंडक्टर हमारे पास स्टेशनरी होते हैं, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होती है, उसको ट्रांसफार्मर इफेक्ट कहते हैं। जबकि जो जनरेटर इफेक्ट है उसमें इसका अपोजिट होता है, उसमें हम रिलेटिवली मूव करवा रहे होते हैं कंडक्टर को। तो इन दोनों तरीके से मैग्नेटिक फील्ड, चाहे जो भी तरीका हो, दोनों से हो सकती है मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास प्रोड्यूस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एप्लीकेबल टू बोथ केसेस। क्वेश्चन नंबर या फिर एमसीक्यू नंबर 3 में पूछ रहे हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इंक्रीजेस विद। अच्छा, अब ये था फैराडे का लॉ और ये था उसका फॉर्मूला फैराडे का, इजिकल्स टू माइनस, ये लेंस लॉ की वजह से इसमें माइनस आ जाता है, एन अपॉन ये डेल्टा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स का साइन है, अपॉन टी। अच्छा, इसमें जो ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैं कलर चेंज करके दिखाती हूँ। ईएमएफ जो है, ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक मैग्नेटिक फ्लक्स के है और एक नंबर ऑफ टर्न्स के, मतलब जितनी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीज़ें वो होती हैं जिनको हम इंक्रीज करते हैं तो वो हमारी गिवन क्वांटिटी या फिर डिपेंडेंट क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है। तो जब ये ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है इस नंबर ऑफ टर्न्स के, तो मैं जितनी नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करूँगी उतना ही हमारे पास ईएमएफ ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इनके ऑप्शंस क्या क्या लिखे हुए हैं, द डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ कंडक्टर्स मोशन इस फार्मूला में कोई स्पीड का सिंबल ही नहीं है, ना ही वी है ना कोई कुछ और ऐसा सिंबल है, तो ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है द डिक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। नहीं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में भी बात डिपेंड करती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर लूँ तो ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस हो, ये भी इनकरेक्ट है। सी में पूछ रहे थे इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ये सही है। मैंने यही बात आपको की, जितना मैं नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर लूँगी उतनी ईएमएफ इंक्रीज हो जाएगी। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स जितनी भी ये इंक्रीज होगा हमारा ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस होगा। और डी में लिखा है द रिडक्शन इन द एरिया ऑफ द कॉइल, वैसे पहली बात तो एरिया ऑफ कॉइल पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो रिड्यूस करूँ इंक्रीज करूँ कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, आप एमसीक्यू नंबर 4 में पूछ रहे हैं, Faraday's law of electromagnetic induction states that, अब इसमें डायरेक्टली इसकी हमसे स्टेटमेंट पूछ रहे हैं तो पढ़ लेते हैं ऑप्शन एक एक करके। ए, दैट करंट इन अ सर्किट ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, ये बात भी बड़ी ट्रिकी है, ये याद कर लो कि ये वाली जो पहली ऑप्शन दिया हुआ है ना, ये लेंस लॉ की स्टेटमेंट है। इन केस एग्जाम में कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं तो अगर ये आ भी गया तो ये लेंस लॉ की डेफिनेशन है और यह स्टेटमेंट है। अच्छा, दूसरे में पूछ रहा है दैट इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यस इट इज करेक्ट।
जो जितना भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के। सी में पूछ रहे हैं that a changing electric field produce a magnetic field। नाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज ये इसकी नहीं थी, वैसे डिपेंड तो करता है, चेंज भी हो सकती है, लेकिन ये इसकी स्टेटमेंट ही नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। डी में भी लिखा दैट मैग्नेटिक फील्ड कैन ओनली प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट, से ये भी इसकी नहीं है स्टेटमेंट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। एमसीक्यू नंबर 5 में पूछ रहे हैं लेंस लॉ प्रिडिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस करंट। अब इसमें इसकी हमसे स्टेटमेंट पर पूछ रहे हैं ए टू कंजर्व इलेक्ट्रिक चार्ज। पहली बात, अगर हाँ एग्जाम में कभी कभी एक ऐसा एमसीक्यू उस पे आते हैं कि लेंस लॉ इज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ, कि लेंस लॉ कौन से लॉ के हिसाब से, तो लेंस लॉ हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से कंजर्व इलेक्ट्रिक चार्ज, ये गलत है, इट्स टोटली रॉन्ग, ये तो समझ लो आप। फिर बी में लिखा बाय स्टेटिंग दैट द इंड्यूस करंट विल अपोज द चेंज कॉजिंग इट। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल समझाऊं, ये करेंगे इसके करीब, मैं बस एक एग्जांपल समझा रही हूँ, मानना मानना नहीं है। ये एक मैग्नेट को मिला रही है, एक इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अगर मैं साउथ पोल को वैसे हम लाते हैं रिंग के करीब, तो इसमें ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होती है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन लेंस लॉ के हिसाब से हमेशा इंड्यूस करंट अपोज कर लेगी चेंज को। तो फिर साउथ पोल को हम जैसे ही इसके करीब लाते हैं, वो इस एंटी क्लॉकवाइज के बजाय क्लॉकवाइज इंड्यूस हो जाती है, इस चेंज को वो अपोज कर लेती है। तो जो भी हमारी ईएमएफ की रियल डायरेक्शन होगी इंड्यूस करंट की, ये हमेशा उसको अपोज कर लेगी, कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है, और ये लेंस लॉ की हमारे पास प्रोडिक्शन थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एमसीक्यू नंबर 6 में पूछ रहा है एडी करंट्स प्रोड्यूस, एडी करंट क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये ट्रांसफार्मर के बेनिफिशियल लॉसेस में से एक लॉस है एडी करंट का। एक एडी करंट होता है, एक हिस्टेरेसिस लॉस होते हैं, इसी तरह आप और भी पढ़ेंगे। तो जो एडी करंट में होता है उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, पहले मैं बता दूं। बाकी ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये सब ऑप्शन डी भी गलत है। मैग्नेटिक फील्ड जो भी प्रोड्यूस हो रही होती है वो फील्ड को इंड्यूस कर लेती है, उस वजह से जो ट्रांसफार्मर के कंडक्टर्स वगैरह होते हैं, सब्सटेंसेस होती हैं, उसमें हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, और इस हीटिंग इफेक्ट को फिर हम लोग एक लैमिनेटिंग कोर्स से मिनिमाइज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे एमसीक्यू नंबर 6 का करेक्ट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 7 में पूछ रहा है लेमिनेटेड आयरन कोर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर टू। अच्छा, ए रिड्यूस द वेट ऑफ द डिवाइस, वेट के साथ कोई भी काम नहीं है भाई। बी इनहेंस द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, बिल्कुल भी काम नहीं है। सी मिनिमाइज एडी करंट लॉसेस एंड रिड्यूस हीटिंग, दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। ये मैंने आपको पहले भी बताया, हम एडी करंट को एक लेमिनेटेड आयरन कोर की हेल्प से ही मिनिमाइज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी इंक्रीजेस द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ कोर, ये भी नहीं है, कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। स्टिल हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, तो इसका यही आंसर है। और एक सॉफ्ट आयरन कोर का भी आ जाते हैं कभी कभार बोर्ड में क्वेश्चन के, सॉफ्ट आयरन कोर से हम कौन सा लॉस वो करते हैं, वो हिस्टेरेसिस लॉस है, ये बात आपको याद रखने की है। ओके, तो अब हम जाते हैं, वेट, एमसीक्यू नंबर 8 की तरफ। और इट्स आस्किंग सेल्फ इंडक्शन इज अ फिनोमेना, एक दो फिनोमेना होते हैं, एक होता है सेल्फ इंडक्शन और एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में जितना भी मैं ईएमएफ प्रोड्यू इंड्यूस करवाती हूँ, वो मैग्नेटिक फील्ड में जो भी चेंज देगा वो सेम कॉइल में देगा, लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन में हम दो कॉइल्स की बात कर रहे होते हैं, दो कॉइल्स को हम साथ रखकर उसमें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवाने के लिए या फिर प्रोड्यूस करवाने के लिए हम ईएमएफ प्राइमरी कॉइल में इंड्यूस कराते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट दूसरे कॉइल में प्रोड्यूस हो जाता है, वो होता है म्यूचुअल इंडक्शन। बट यहाँ सेल्फ इंडक्शन की बात की है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो आपके पास दिए, अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विद इन अ कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन द सेम कॉइल, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एमसीक्यू नंबर 9 पूछ रहे हैं एन इंडक्टर स्टोर्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इन, इंडक्टर किस में अपनी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी द मैग्नेटिक फील्ड विद इन इट्स कॉइल। जी हाँ, इंडक्टर अपने ही मैग्नेटिक फील्ड
को जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है और उसके कॉइल के साथ ही स्टोर करके रखता है। अब एमसीक्यू नंबर 10 में पूछ रहे हैं ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, वैसे ये भी ऑप्शंस में कभी कभार आ जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर हमेशा म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा। हम सारे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में पूछता है कन्वर्टिंग डायरेक्ट करंट टू अल्टरनेटिंग करंट, दैट्स टोटली रॉन्ग। हमेशा ट्रांसफार्मर अल्टरनेटिंग करंट की वोल्टेजेस को अल्टर करता है, चेंज करता है, बढ़ाने की कोशिश करता है जहाँ जहाँ चाहिए होते, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन के जरिए। बी में लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, दैट्स द करेक्ट आंसर। क्योंकि एक होती है म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन में हम दोनों ही की बात कर रहे होते हैं, दो कॉइल्स की बात कर रहे होते हैं, इसलिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो भी फिनोमेना होते हैं इसमें दो कॉइल्स लगे होते हैं, उनके बीच में करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। बाकी जो सी में लिखा है जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू केमिकल रिएक्शन, ये बिल्कुल ही गलत है, कोई भी केमिकल रिएक्शन ट्रांसफार्मर में नहीं करवाते आप। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा यूजिंग परमानेंट मैग्नेट्स टू मेंटेन अ कांस्टेंट वोल्टेज, ऐसा भी कुछ नहीं होता। ट्रांसफार्मर हमेशा हमेशा एसी की वोल्टेज को कभी तेज़ करेगा जहाँ उसको ज़रूरत है, कहीं वो हाउस होल्ड के टाइम पे यूजेस में कम करने की कोशिश करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। सो स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को वीडियो में आपके सारे एमसीक्यू के सॉल्यूशंस मिल गए हों। फिर भी अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टिल आपको मैं आगे के चैप्टर के एमसीक्यूज करवाती जाऊंगी, फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो यू कैन आस्क मी। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई और आप लोगों की सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो गई हो। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।